आमे अगारू एक जापानी ड्रामा फिल्म है। ये कहानी एक ऐसे खुशमिजाज समुराई की है जो अपने व्यवहार से एक योद्धा हरगिज नहीं लगता है और जिसे अपना पेट पालने के लिए कई तिगड़म करने पड़ते हैं। मिसावा इहेई एक रोनिन है, एक ऐसा समुराई जिसका अब कोई मालिक नहीं है। वो अपनी पत्नी तायो के साथ एक घुमक्कड़ की जिंदगी जी रहा है। पिछले कुछ समय से वे दोनों मत्सुबा नाम की जगह पर एक सराय में रुके हैं। आज मिसावा सराय से निकलकर नदी का निरीक्षण करने जाता है। लगातार बारिश की वजह से नदी अपने उफान पर है। बारिश रुक भी जाती है तब भी नदी में पानी कम होने में 6 से 8 दिन का समय लग ही जाएगा। वे जिस सराय में रुके हैं वो लोगों से खचाखच भरा है। ऐसे सराय में ज्यादातर गरीब लोग ही आते हैं। मिसावा भी उनसे कोई अलग नहीं है। कई दिनों से हो रही लगातार बारिश ने लोगों का जीना दूभर कर दिया है। कोई भी काम पर नहीं जा सकता है और ना ही उनके पास ज्यादा अनाज बचा है। जब मिसावा सराय लौटा तो निराशा में अपनी पत्नी तायो से माफी मांगता है कि उसकी वजह से उसे केवल परेशानी उठानी पड़ती है। उन्हें लंबे समय तक यहीं रुकना पड़ेगा। अभी नदी पार नहीं की जा सकती है। एक दिन सराय में किसी ने एक प्रोस्टिट्यूट के चावल चुरा लिए। फिर क्या था, उस औरत ने पूरे सराय को अपने सर पर उठा लिया। किसी को नहीं बख्शा, सबको जी भर कर गाली दी। जब मिसावा ने बीच बचाव की और अपने हिस्से के चावल उसे देने की बात की तो वो उस पर भी भड़क गई कि वो इतनी सस्ती नहीं है कि थोड़े से चावल में बिक जाए। उस दिन मिसावा अचानक कहीं चला गया और जब शाम को लौटा तो अपने साथ ढेर सारा अनाज, मांस, शराब और खाने पीने की कई चीजें साथ लेता आया। उसने सराय में रहने वाले लोगों से कहा कि वे सभी मिलकर एक जबरदस्त भोज की तैयारी करें। उस रात सभी ने जी भर कर खाया और नाच गाने के साथ रात्रि भोज का पूरा आनंद लिया। इस भोज में सभी शामिल हैं, वो प्रोस्टिट्यूट भी जिसने सब पर चोरी का आरोप लगाया था और जिसे सराय के लोग जरा भी पसंद नहीं करते हैं। लेकिन ये जमात मिसावा इहेई की तरफ से है, जिसके मन में किसी के लिए कोई भेद नहीं है। मिसावा इतना खुशमिजाज और भला आदमी है कि लोगों को यकीन नहीं होता है कि ऐसा आदमी भी एक समुराई हो सकता है। आज तक उन्होंने ऐसा समुराई कहीं नहीं देखा। आज वो अपनी पत्नी तायो से फिर माफी मांग रहा है क्योंकि आज उसने ऐसा कुछ फिर से किया है जो उसने वादा किया था कि फिर कभी नहीं करेगा। कहता है कि वो अपनी तलवार गिरवी रखने गया था पर साहूकार की दुकान बंद थी। यहाँ सराय में लोग भूख से चोरियां कर रहे हैं, इसलिए उसे ऐसा करना पड़ा। अगली सुबह सबके लिए एक और खुशखबरी आई। कई दिनों से लगातार हो रही बारिश अचानक थम गई है। मिसावा भी बारिश के रुकने पर टहलने चला गया। कई दिनों से मयान में बंद अपनी कटाना हवा में भांजने लगा। काफी देर तक यहाँ वहां भटकने और खुद से बातें करने के बाद जब वो वापस लौट रहा था उसने रास्ते में कुछ लड़कों को बहस करते और अपनी तलवार निकालकर एक दूसरे को डराते देखा। किसी मसले को वे मर्दों की तरह निपटाना चाहते हैं। जब उसने नौसिखियों को अपनी तलवार का रौब झाड़ते देखा तो उन्हें समझाने चला गया कि ये कोई खेलने की चीज नहीं है, कट जाओगे तो बहुत तकलीफ होगी। पर उन आठों ने इसे अपनी आन बान और शान के खिलाफ समझा। उन्होंने मिसावा को ही घेर लिया। लगता है आज वो दिन आ गया है जब मिसावा को अपनी समुराई ट्रेनिंग दिखानी पड़ेगी, पर उसके सामने वे आठों लड़के किसी फीकी चाय की तरह हैं। उसने बिना अपनी तलवार निकाले अपने हाथों से उन्हें पटखनी देनी शुरू कर दी। बाद में उन्हीं से उनके तलवार छीन लिए। चाहता तो सबके सर काट कर उन्हीं के हाथ में रख देता, पर लगता है वो उनसे खेल रहा है। तभी उस प्रांत का नवाब नागाई शिगेयाकी वहां पहुंचता है। ये लड़के उसी के सिपाही हैं। उन्हें इस तरह एक अजनबी के सामने बेहाल होते देख उसे बड़ा गुस्सा आ गया, पर मिसावा का हुनर देखकर प्रभावित भी है। उसने मिसावा के यहाँ होने की वजह पूछी, जाना कि वो कौन है, फिर उसे अपनी हवेली में दावत पर बुलाया। ये मिसावा के लिए भी एक सम्मान की बात है। लगता है वहां उसे कोई न कोई काम जरूर मिल जाएगा। अगले दिन मत्सुबा नवाब के 2 सेवक गुनोजो और नोडा उसे लेने आए। तायो ने अपने पति के लिए एक अच्छा कपड़ा तैयार किया जिससे नवाब पर मिसावा का अच्छा इंप्रेशन जाए। हालांकि ऐसा कम ही होता है जब कोई नवाब किसी राह चलते आदमी से प्रभावित हो और उसे अपना अतिथि बना ले। इस बात से मत्सुबा के कुछ लोगों को जलन भी है। असल बात तो ये है कि नवाब की फौज में पिछले 6 महीनों से मुख्य तलवारबाजी कप्तान का पद खाली पड़ा है। नवाब ने अब तक कई लोगों को जांचा और परखा, पर उसे कोई भी माहिर तलवारबाज नहीं मिला। नवाब नागाई शिगेयाकी खुद एक अच्छा तलवारबाज और हथियार का जानकार है।
कल मिसावा का हुनर देखकर वो समझ गया था कि तलवारबाजी कप्तान के लिए उससे बेहतर आदमी पूरे मत्सूबा में नहीं मिलेगा। उसने मिसावा से उसके बारे में जानने की कोशिश की कि वो कहाँ का है और इससे पहले किस नवाब के लिए काम करता था। मिसावा बताता है कि वो अपनी जवानी में उत्तर के एक नवाब के यहाँ उसकी लाइब्रेरी में काम करता था। तब उसने काफ़ी पढ़ाई लिखाई का काम किया, पर यह सब उसे जरा भी पसंद नहीं था, तो एक दिन वहाँ से भाग गया। बताता है कि वो ईडो प्रांत जाना चाहता था, पर उसके पास पैसे नहीं थे, तो उसने एक तरकीब निकाली। ईडो प्रांत के रास्ते में जितने भी युद्ध कला के मास्टर थे जो तलवारबाजी सिखाते थे, वो उन्हें एक एक करके मुकाबले के लिए चैलेंज करता। फिर जब मुकाबला शुरू होता तो सबके सामने अपने हथियार डाल देता और घुटने टेक कर उन्हें अपना मास्टर स्वीकार लेता। इससे मास्टर की इज्जत बढ़ जाती और उसका भी फायदा हो जाता। फिर वो कुछ दिनों तक उसी मास्टर से तलवारबाजी के गुर सीखता, वहां रहकर खाता पीता, और जब वो डोजो छोड़कर जा रहा होता तो मास्टर उसे आगे की यात्रा के लिए कुछ पैसे भी दे देते। कई बार उसके ये उपाय काम कर जाते और कई बार कोई फायदा नहीं होता। मिसावा ने बताया कि उसने त्सुजी गेटान को भी मुकाबले के लिए ललकारा था। जब नवाब ने त्सुजी गेटान का नाम सुना तो उसके कान खड़े हो गए। त्सुजी गेटान जैसा तलवारबाज सदियों में पैदा होता है। मिसावा ने बताया कि जब उसने त्सुजी गेटान को चैलेंज किया तो इससे पहले कि वो अपनी तलवार जमीन पर रखता और उसे अपना मास्टर स्वीकार लेता, त्सुजी गेटान ने खुद उसके सामने तलवार डाल दिए। तब बड़ी असमंजस की स्थिति पैदा हो गई थी, पर इस बात पर नवाब को यकीन ही नहीं हुआ कि ऐसा कुछ हुआ भी होगा। पर मिसावा कहता है कि यह 100% सच है। त्सुजी गेटान मुकाबले से ठीक पहले उसके चेहरे का शांत चित्त देखकर घबरा गया था कि ऐसा कौन योद्धा आ गया जिसे मुकाबले का जरा भी तनाव नहीं है। बाद में उसने भी त्सुजी गेटान को अपनी सारी योजना बताई। फिर वो गेटान का चेला बन गया और तलवारबाजी के सारे गुर सीखे। बाद में उसी डोजो में एक प्रशिक्षक बन गया। फिर त्सुजी गेटान की मदद से एक नवाब के लिए समुराई का काम भी किया, पर वहां काम करना उसके लिए अच्छा अनुभव साबित नहीं हुआ। उसे काम छोड़ना पड़ा। इसके बाद उसने 2 और नवाबों के लिए काम किया, पर कहीं भी अच्छा नाम नहीं कमाया। कहता है कि उसकी पत्नी कहा करती है कि वो किसी नौकरी के लिए नहीं बना है। मित्सुबा के नवाब नागाई शिगेयाकी को मिसावा की बातों पर यकीन है। वो बस एक बार उसकी तलवार देखना चाहता है। मिसावा की तलवार सच में उसके इलीट होने की कहानी कह रही है। सब कुछ परफेक्ट है, तलवार की धार, धातु की मिलावट और उसकी चमक, इसमें बने डिजाइन सब आला दर्जे के हैं। अब और कुछ जानने की जरूरत नहीं है। उस रात भोज के दौरान नवाब ने यह घोषणा कर दी कि आज से उसका मुख्य तलवारबाजी कप्तान मिसावा इहेई होगा। पर उसके सैनिक सलाहकारों को यह फैसला पसंद नहीं आया। किसी ऐसे को तलवारबाजी कप्तान कैसे बनाया जा सकता है जिसके हुनर को सबके सामने परखा ना गया हो। यहाँ कई ऐसे हुनरमंद तलवारबाज हैं जिन्हें नवाब का फैसला अपमानजनक लग रहा है। कोई आदमी बाहर से आकर केवल जालसाजी से सेना में बड़ा पद कैसे पा सकता है। उस रात नवाब ने मिसावा को कुछ उपहार भी दिए और सराय तक बाइज्जत पालकी में पहुंचवाया। सराय में लोग केवल उसी की बात कर रहे हैं, कह रहे हैं कि उन्हें मालूम था कि मिसावा कोई मामूली आदमी नहीं है। अब बारिश के रुके कई दिन हो चुके हैं। नदी में भी पानी का बहाव कम होने लगा है। मिसावा ईडो प्रांत जाना चाहता था, पर अब लगता है मत्सूबा ही उसका नया घर होगा। नवाब के सलाहकार ऐसे ही मिसावा को अपना तलवारबाजी कप्तान नहीं स्वीकार सकते हैं। मत्सूबा के 3 धुरंधरों ने मिसावा को चैलेंज किया। जो जीतेगा उसे ही तलवारबाजी कप्तान का पद मिलेगा। मुकाबला नवाब के सामने होगा। सुबह सुबह ये मुकाबला शुरू हुआ। मिसावा के सामने मत्सूबा का फेमस डोजो मास्टर है। इस मुकाबले में लकड़ी की तलवार होगी। डोजो मास्टर ने कई बार तलवार भांजी, पर मिसावा को छू भी नहीं सका। उसके एक झटके से डोजो मास्टर के हाथ से लकड़ी की तलवार छूट गई और वो हार गया। फिर बारी दूसरे मास्टर की थी, पर वो भी नकारा साबित हुआ। दोनों कुछ सेकंड भी उसके सामने नहीं टिक सके। तीसरा मास्टर मुकाबले में आया ही नहीं। भले ही मिसावा को नवाब ने खुद चुना था, पर अपने प्रांत के डोजो मास्टर्स को इस तरह उसके सामने धराशायी होते देख उसे गुस्सा आ गया। उसने मिसावा को हराने का जिम्मा अपने कंधों पर ले लिया। उसके चेले चपाटे जानते हैं कि नवाब बुरी तरह पिटेगा, लेकिन डर से किसी ने कुछ नहीं कहा। मिसावा इस मुकाबले में नवाब को थोड़ा ढील भी दे देता, लेकिन नवाब ने लड़ाई में असली भाला शामिल कर लिया। अब तो थोड़ी सी भी ढिलाई जान ले सकती है। उसने अपने लकड़ी के तलवार से उसका अच्छा मुकाबला किया।
वो लड़ाई में इतना मशगूल हो गया था कि नवाब को एक जोर का धक्का लगा दिया, जिससे नवाब पानी के एक पोखरे में जा गिरा। ऊपर से मिसावा ने ऐसा करने के लिए माफ़ी भी मांगी। उसकी माफ़ी ने नवाब के गुस्से को और बढ़ा दिया। नवाब ने इसे अपनी बेइज्जती की तरह लिया। अब तो मिसावा के लिए बड़ी दिक्कत हो गई। उसने नौकरी शुरू भी नहीं की कि नवाब के साथ फसाद हो गया। हालांकि नवाब के एक सहायक को लगता है कि किसी भी नवाब को अपने तलवारबाजी कप्तान के साथ मुकाबला कभी करना ही नहीं चाहिए। आज का दिन ही खराब था। जब वो वापस अपने सराय लौट रहा था, एक डोजो मास्टर और उसके कुछ चेलों ने उसे सबक सिखाने के लिए घेर लिया। वे उसे मार डालना चाहते हैं, पर अब भी शायद उन्हें मिसावा के हुनर का पता नहीं है। आज उसका दिमाग पहले ही खराब है। उसने अपनी तलवार खींची, हालांकि किसी को मारा नहीं, पर सबको बुरी तरह जख्मी कर दिया। मिसावा अगले दिन तक सराय में नवाब के लोगों का इंतजार करता रहा कि नवाब अपना गुस्सा छोड़कर उसे अपनी सेवा का मौका देंगे। नदी के खुलते ही सभी सराय छोड़कर जा चुके हैं, केवल वे ही बचे हैं। तभी नवाब की तरफ से एक सलाहकार और सेवक पहुंचे। सलाहकार उसे बताता है कि नवाब के प्रति उसके खराब बर्ताव के बावजूद नवाब ने उसे अपने तलवारबाजी कप्तान के रूप में चुन लिया था, लेकिन किसी ऐसे को पद पर नहीं रखा जा सकता है जिसने समुराय के नाम को कलंकित किया हो। कोई भी समुराय कभी भी इनाम के लिए तलवारबाजी नहीं करता है, पर उन्हें पता चला है कि उसने कुछ समय पहले इसी प्रांत में पैसे के लिए तलवारबाजी की थी। मिसावा ने इस गलती को स्वीकार किया, पर बताता है कि सराय में तब किसी के पास खाने के लिए अनाज नहीं बचे थे। लोग चावल तक चुराने लगे थे। उसने सभी गरीबों की मदद के लिए इनामी लड़ाई में हिस्सा लिया था, पर नवाब का फैसला अडिग है। उसने अपने सहायक के जरिए मिसावा के आगे की यात्रा के लिए पैसे भिजवाए हैं। उस सहायक ने उसे पैसे दे दिए। मिसावा की पत्नी तायो ने भी उन्हें समझाने की कोशिश की कि उसके पति का इरादा पैसे कमाने का नहीं था, बल्कि गरीबों की मदद करना था। इसलिए वे नवाब तक ये बात पहुंचा दें और उसकी नौकरी पर पुनः विचार करें। पर सारी बात जानने के बावजूद भी वे अपनी बात पर ही अड़े रहे। इससे तायो को गुस्सा आ गया और उसने गुस्से में उन्हें बेवकूफ़ कह दिया। लगता है यहाँ बात नहीं बनने वाली है। मिसावा और तायो ने अपना सामान बांधा और ईडो प्रांत की यात्रा में निकल गए। लोग भी मिसावा जैसे हुनरमंद तलवारबाज को पद नहीं दिए जाने पर नवाब की बुद्धि की आलोचना कर रहे हैं। खैर, उन्होंने नदी पार की और आगे पैदल ही निकल गए। जब सेवक ने नवाब को सारी बात बताई कि मिसावा ने इनामी मुकाबले में क्यों हिस्सा लिया था, और साथ ही ये भी बताया कि उसकी पत्नी ने उन्हें उनके फैसले के लिए बेवकूफ़ कहा है, तो नवाब अपने सेवक और सलाहकार पर गुस्से से भड़क उठा। अब यह नवाब ही जानता है कि वो उन पर क्यों गुस्सा है। क्या इसलिए कि सच्चाई जानने के बाद भी उन्होंने मिसावा को जाने दिया, या फिर इसलिए कि उसकी पत्नी ने नवाब को बेवकूफ़ कहा है। अब चाहे बात जो भी हो, नवाब अपने कुछ घुड़सवारों के साथ तेजी से मिसावा के पीछे निकल गया। इधर इन सब से बेखबर मिसावा और उसकी पत्नी तायो अपनी आगे की यात्रा में पहाड़ी के शानदार नज़ारों का आनंद लेते बढ़े जा रहे हैं। इसी के साथ ये कहानी खत्म हो जाती है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अभी तक बने रहने के लिए शुक्रिया।